ये माना है जिंदगी 4 दिन की, बहुत होते हैं यारों 4 दिन भी। दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम प्यारे चहेते दर्शकों का आपके अपने चहेते कार्यक्रम बिहार बिहान में। आपके साथ मैं हूं प्रतिभा। जी हाँ, कहने को तो ये ज़िंदगी हमें 4 दिनों की मिली है, लेकिन इस पूरे जीवन में हम बहुत कुछ ऐसा है जो कर सकते हैं अपने लिए, अपनों के लिए, समाज के लिए, हर किसी के लिए। जी हाँ, कहते हैं ना कि इतनी लंबी सी ज़िंदगी में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे लक्ष्य हैं जो हम निर्धारित कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं और हमारा जीवन समाज के लिए काम आए, हमारा जीवन हमारे देश के लिए काम आए, हमें हमारे जाने के बाद हमारे नाम से लोग याद करें, तो ऐसे कुछ काम हमें ज़रूर करने चाहिए। और ये जो जीवन काल होता है ना, इसमें कहते हैं ना कि जो मानव जीवन हमें मिला है, ये हमें 84 लाख योनियों को प्राप्त करने के बाद हम मानव जीवन की प्राप्ति करते हैं। और मानव जीवन कहते हैं ना कि समस्त प्राणी जो होते हैं इस धरती पर, उन प्राणियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी होता है मानव। इसीलिए इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि मानव जीवन जो हमें मिला है, इसमें हम क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं। अपने जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ, अपने परिवार की मदद करने के साथ साथ, समाज के प्रति हमारा जो ये योगदान है वो क्या है, देश के प्रति हमारा जो योगदान है वो क्या है, इन तमाम बातों को हमें समझना चाहिए। और लक्ष्य की प्राप्ति हमें ज़रूर करनी चाहिए, लक्ष्यों का निर्धारण हमें ज़रूर करना चाहिए। कहते हैं ना कि कुछ भी प्राप्त करना हो अपने जीवन में, कुछ भी अगर हम कोई एम्बिशन बनाते हैं, कोई लक्ष्य अपने लिए साधते हैं, तो सबसे पहली शर्त होती है कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें ज़रूरत होती है प्रेरणा की। जी हाँ, हमें ज़रूरत होती है मोटिवेशन की। और मोटिवेशन हर किसी की जीवन में, हर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि ये हमें कुछ करने की, कुछ बेहतर करने की शिक्षा देता है। जी हाँ, हर रोज़ की तरह कार्यक्रम बिहार बिहान में सबसे पहले पड़ाव की मैं बात कर रही हूँ और बात होती है अनमोल वचन सेगमेंट की, जिसमें हम महापुरुषों के द्वारा कही गई कुछ ऐसी बातों को जानते हैं, समझते हैं, जिसमें हमारे जीवन का मर्म छुपा होता है। तो चलिए नज़र डालते हैं आज के अनमोल वचन सेगमेंट पर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। हमारे विशेष मेहमान मौजूद हैं। आप हैं डॉक्टर अरविंद कुमार, आप कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी, आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है, यानी कि एक अवेयरनेस के तौर पर हम आज के दिन को लोगों के बीच लेकर जाते हैं और उन्हें कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी की चपेट में न आए, इससे जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा फैले। आज के दिवस खास को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है, मैं चाहूँगा कि हम इस दिवस के थ्रू हम अपने जो प्रांत के लोगों को हैं उनको कैंसर के बारे में जानकारी दें, बहुत ही सिंपल रूप में उनको जानकारी दें, उनको एजुकेट करें, ताकि हम कैंसर जो कि एक असाध्य बीमारी मानी जाती है, अगर उसको शुरुआती स्टेज में अगर हमारे जो श्रोतागण हैं अगर उनको बेसिक नॉलेज हो इस बीमारी के बारे में, तो हम शुरुआती दौर में इस बीमारी को पकड़ सकते हैं। और कैंसर एक ऐसा बीमारी है जिसको अगर शुरुआती दौर मतलब स्टेज 1 और 2 में अगर पकड़ लिया जाए तो ये पूर्णतः ठीक हो सकती है। जी, यूँ तो कैंसर का नाम सुनते ही जो मरीज़ होते हैं, अगर उन्हें कभी ऐसा डिटेक्ट होता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद अब उनके जीवन का अंत निकट आ गया है। लक्षणों, कारणों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे समझना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि कैंसर बीमारी होती क्या है? कैंसर को अगर एक वर्ड में, एक लाइन में डिफाइन करें तो इट इज़ एन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। मीन्स हमारे शरीर का कोई एक पर्टिकुलर अंग है जो कि अब हमारे शरीर के कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि नॉर्मल कोशिका हमारे शरीर में होता है तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे वो, और एक समय के बाद रुक जाता है और वो कोशिका मर जाता है। लेकिन जो शरीर का कोई भी भाग अगर कैंसरस हो जाता है, मान लीजिए कि फेफड़ा, लीवर
या ब्रेस्ट, कहीं भी शरीर में कोई कैंसर की कोशिका, तो वो अब अपना चाल चलता है। वो 2 से 200 होगा, 200 से 5000 होगा, 5000 से 1 लाख होगा। वो अपना ग्रोथ सिग्नल होता है। नॉर्मली हमारा शरीर का कोई भी ग्रोथ हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक होता है ब्रेन के पीछे, उससे निर्धारित होती है। ये उसके कंट्रोल में नहीं होता है। पहला तो इसका लक्षण ये है कि वो अपना चाल चलता है। इसको साइंटिफिक वर्ड बोलते हैं इनसेंसिटिविटी टू द ग्रोथ सिग्नल्स। इधर से ग्रोथ सिग्नल आता है तब हमारा शरीर का कोई भी अंग ग्रो करता है या स्टैटिक होता है, या फिर वो रिसाइकिल मीन्स डेथ होता है, नए सेल्स आते हैं। कैंसर का कोशिका बोलता है कि मैं उसको नहीं मानूंगा। पहला रूल को वो इधर ब्रेक करता है। दूसरा है वैस्कुलराइजेशन या नियोवैस्कुलराइजेशन। नियोवैस्कुलराइजेशन मीन्स जब एक बार किसी को कैंसर हो जाता है तो हम फास्टिंग करें, खाना खाएं नहीं खाएं, उससे मैटर, उसको एनर्जी चाहिए। जैसे हमारे शरीर में ब्रेन को, किडनी को, लीवर को एनर्जी चाहिए, तो उसी तरह कैंसर की कोशिका को एनर्जी चाहिए, और वो उसके लिए अपना ब्लड वेसल्स बनाता है आसपास के। तो आप किसी को देखिएगा कि एडवांस स्टेज के कैंसर में अगर किसी को लीवर में है या ब्रेस्ट में कहीं बाहर में कैंसर है, वो स्त्री या वो आदमी जिसको कैंसर है पतला होते जाता है, कमज़ोर होते जाता है, क्योंकि उसके कैंसर तो एक जगह है लेकिन शरीर का सारा एनर्जी उस कैंसर को ग्रो करने पे जा रहा है। तीसरा होता है, नॉर्मली हम लोग सब एक एज के बाद बूढ़े होते जाते हैं, तो इसको डिफाइन करता है, हम लोग सब के डीएनए के ऊपर एक इंजाइम होता है, उसको टेलोमरेज इंजाइम बोलते हैं। टेलोमरेज इंजाइम ग्रेजुअली छोटा होता है, जैसे जैसे जिसका तेजी से छोटा होगा वो जल्दी बूढ़ा होता है, और जिनका लेट से होता है वो 80-90 साल में भी कभी कभी यंग दिखते हैं। तो इट्स ऑल टेलोमरेज इंजाइम। जैसे कि ये अगर डीएनए है तो इसके ऊपर में वो इंजाइम्स रहते हैं, और ग्रेजुअली जैसे ही हम जन्म लेते हैं उसके बाद वो छोटा होना शुरू होता है। तो कैंसर का कोशिका इतना क्लेवर है कि वो टेलोमरेज इंजाइम जो उसके कोशिका में होता है वो कभी छोटा नहीं होता है। तो आम भाषा में बोले तो उसको अमरत्व प्रदान होता है। चौथा प्यूक्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कैंसर का, एक स्टेज टर्म। किसी को भी कैंसर होता है गांव देहात में कहीं भी, तो कुछ नहीं आता है लेकिन पूछ देगा कौन सा स्टेज में है। मीन्स अगर किसी को ब्रेस्ट में कैंसर है तो वहाँ से अगर इधर आर्म पीट में आता है, फिर लीवर में आता है, ब्रेन में, फेफड़े में, तो अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाना, इसको स्टेज, इसमें स्टेज में डिफाइन करते हैं। और जगह अपनी घर को छोड़ के दूर किसी ऑर्गन्स को इन्फिल्ट्रेट करता है, इसको चौथी स्टेज या लास्ट स्टेज बोलते हैं। तो ये 4-5 कैंसर के प्यूक्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको इतना डिफ़िकल्ट बनाता है अगर एडवांस स्टेज में चले जाने पे ट्रीट करने का। तो एक वर्ड में अगर डिफाइन करें तो कैंसर इज एन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ क्यों है? ग्रोथ सिग्नल को नहीं मानता है, उसका टेलोमरेज एंजाइम कभी छोटा नहीं होता है, और वो आसपास के शरीर के बाकी ऑर्गन्स के एनर्जी को, न्यूट्रिशन को लेता है अपने ग्रोथ को बनाने के लिए। जी अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, यूँ तो अगर हम भारत में अपने देश की ओर अगर देखें तो दूसरी सबसे गंभीर बीमारी के रूप में सामने आती है तो वो है ये कैंसर जो बीमारी है। आपसे जानना चाहूँगी कि अगर भारत में हम देखें, अगर हम अपने देशवासियों को देखें तो यहाँ पर ये बीमारी फैल रही है, तो इसमें कौन से ऐसे कैंसर के टाइप हैं जो ज़्यादा देखने में आते हैं, जो लोगों में कॉमन है ज़्यादा? ओवरऑल देखिएगा तो मुंह और गले का कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है। अगर हम मुंह, गले और ये इसका ऊपर वाले पार्ट का लें तो सबसे ज़्यादा कॉमन है। दोनों में मिला के, स्त्री और पुरुषों दोनों में मिलाएंगे, क्योंकि जो तंबाकू खाने का, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा का हैबिट है वो उसका कारण है। और मेरा खुद का एक, जब हम एम्स दिल्ली में ट्रेनिंग में थे तो एक स्टडी था जिसमें कि हमने बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा का, उसमें एक हिस्ट्री का पार्ट था। उसमें 90% लोग थे जो हिस्ट्री दे रहे थे कि हमने ये तंबाकू का सेवन किसी न किसी रूप में कभी न कभी किया है। तो मुंह और गले का कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद अगर हम सेक्स वाइज आएँ तो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन है, पुरुषों में इसके बाद फेफड़े का कैंसर, मुंह और गले के बाद फेफड़े का, प्रोस्टेट का, ये कैंसर काफ़ी कॉमन है।
जी, तरीके से अगर हम भारत में एक आंकड़ों पर गौर करें और मरीज़ों पर गौर करें कैंसर के, तो हम पाते हैं कि मुंह और गले के कैंसर के लोगों के मरीज़ जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर की बारी आती है, फिर फेफड़ों के कैंसर यानी कि लंग कैंसर की बात हम करते हैं, और उसके बाद आपने कहा कि प्रोस्टेट कैंसर, इसके मरीज़ ज़्यादा हैं। तो कैंसर जो एक बीमारी है, अगर मोटे तौर पर हम देखें तो इन जो गंभीर प्रकार हैं इनके, जैसा कि आपने बताया प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर, तो क्या ऐसे कारक हैं जो अफेक्ट करते हैं किसी इंसान में? कैसे ये बीमारी, कैसे ये कैंसर इंक्रीज करता है? क्या रीज़न हो सकते हैं इसके? अगर एक सबसे कॉमन रीजन या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो वो है तंबाकू का सेवन, खैनी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट। ये अगर इसको हम पूर्णतः रोक लगा दें, पूर्णतः इसको बैन कर दें, तो 30% नए कैंसर के केसेस कम जाएंगे। 30% तो केवल तंबाकू कैंसर के कारक होते हैं हमारे देश में। और अगर फेफड़े का किसी एक पर्टिकुलर कैंसर को पकड़ ले, फेफड़े का 70%, मुंह गले का कैंसर 90%, तो तंबाकू का सेवन मोस्ट कॉमन कॉज है आपको कैंसर का। इसके अलावा इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी और सी के इन्फेक्शन अगर किसी को 10 साल, 15 साल, 20 साल से है तो लीवर का कैंसर उनको हो सकता है। महिलाओं में जो सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय के मुंह का कैंसर है, वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, तो ये कुछ वायरस के इन्फेक्शन से होता है। इसके अलावा जो आजकल मीन्स इन रिसेंट ईयर्स, और मे भी रिसेंट ईयर्स नहीं बोलना चाहिए, 1-2-3 दशक में जो कैंसर का एक प्रमुख कारण है वो है हमारे जीवन शैली में बदलाव। हम बोलते हैं कि पहले हमारे दादा परदादा के समय कैंसर का बीमारी नहीं था। बात एकदम सही है, बहुत हद तक सही है। पहले ज़माने में कैंसर बहुत कम था। तो इसके कारण क्या है कि जो आज हम अपने जीवन शैली में क्या बदलाव लाए हैं। पहले लोग फिजिकली एक्टिव थे, आज अगर किसी को बगल के दुकान में भी जाना है तो वो बाइक से जाता है। और पहले लोग काम करने के लिए कोसों चल के जाते थे डेली, और डेली आते थे, साइकिल से जाते थे। तो जो फिजिकल इनएक्टिविटी है, फिजिकल इनएक्टिविटी के अलावा जो इसके साथ जो एक और फैक्टर जुड़ जाता है वो है खान पान। जो आज हम खान पान में फ्राइड फूड, फास्ट फूड, जो ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारा खाना आ जाता है, जो हमारे थाली में आता है, जिस खेत से आता है वो, उसमें इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का सेवन होता है। आज से 40 साल 50 साल पहले बहुत कम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का नाम भी नहीं था शायद। तो ये जो कीटनाशक होते हैं उसमें कार्सिनोजेंस होते हैं। तो ये हमारा फूड चेन में आज इंटर कर चुका है। आज हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिक फूड्स की तरह हमें जाना चाहिए, बट इट्स नियरली इम्पॉसिबल, पॉसिबल बहुत इतना आसान नहीं है। तो हमारा फूड चेन में जो ये टॉक्सिक मटेरियल्स का एंट्री हो चुका है, जो हम फूड खाते हैं उसके अलावा भी आज हरी साग सब्जियों या फ्रूट्स का सेवन हम कम करते हैं। तो जितने भी कलरफुल फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें कैंसर से लड़ने की शक्ति वाले केमिकल्स होते हैं। जैसे कि आप सिंपल सा टमाटर में लाइकोपिन होता है, हल्दी में कुरक्यूमिन होता है, तो इन सब का प्रूव्ड हो चुका है एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। तो आज हम पिज़्ज़ा, चाउमीन, फास्ट फूड, फ्राइड फूड, उसी तेल में बार बार फ्राई किया हुआ रेस्टोरेंट का खाना खाते हैं। तो ये जो हमारा फूड हैबिट्स में जो बदलाव आया है और जो फिजिकल इनएक्टिविटी, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन हुआ है, ये एक लीथल कॉम्बिनेशन हुआ है। इस दोनों के लीथल कॉम्बिनेशन के कारण जो फिजिकल हमारा अपीयरेंस है, मोटापा, पेट का मोटापा कैंसर का एक कारण है। अगर कोई 30 साल 35 साल से है तो वो भी कैंसर करता है, आंतों का कैंसर। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो रिसर्च से सामने आई है। ये बहुत ही रोचक तथ्य मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं। 2016 में जब किसी बंदे को नोबेल प्राइज़ मिला, तब उसके बाद पूरा वेस्ट और वेस्टर्न कंट्रीज में तो इस पर रिसर्च चल नहीं रहा था,
और हम भी आज उसको फॉलो कर रहे हैं। हमारे पूर्वज बहुत पहले करते थे, फिर हम लोग अगर हमारे कोई जनरेशन में करता था हंसते थे कि ये क्या पागल की तरफ। वो है फास्टिंग। फास्टिंग करने से कैंसर होने की संभावना कम जाती है। हमारे पूर्वज लोग तो हजारों साल से ऋषि मुनि फास्टिंग करते थे, और सारे धर्मों में होता है। मुस्लिम धर्म में रोजा के समय होता है, ईस्टर, क्रिश्चियंस में ईस्टर। लेकिन जो फास्टिंग करते हैं उनको दकियानुसी हम बोलते हैं। 2016 में नोबेल प्राइज ऑटोफेगी पे ओशिनोरी एक साइंटिस्ट है जापानीज, उनको मिला ऑटोफेगी के ऊपर। तो ऑटोफेगी में उन्होंने बताया, ऑटो जैसा कि इंग्लिश टर्म है, ऑटो मीन्स खुद, ऑटोमेटिक, खुद, और फेगी खाना को एक लैटिन वर्ड है फेगी, तो खुद को खाना। तो ये क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एकदम सिंपल वे में। हम आज के डेट में क्या करते हैं, फिजिकली एक्टिव रहते हैं, सवेरे से आके अपने टेबल डेस्क, हम अपने क्लिनिक जो जहाँ है अपना काम कर रहा है, फिजिकली एक्टिव नहीं है। खाने का क्या है हमारा सिस्टम, सवेरे 1 कप चाय, फिर नाश्ता, फिर चाय, फिर ऑफिस में कुछ खाना, फिर लंच होते होते हमारा कुछ ना कुछ चलते रहता है, फिर थोड़ी देर के बाद 3 बजे का स्नैक्स। मीन्स टाइम हो गया तो खाना है, भूख लगे या नहीं, क्लॉक से चलते हैं। फिर शाम का नाश्ता, फिर मीन्स जब तक आँख खुला है कुछ ना कुछ मुंह में जाते रहता है। तो फास्टिंग लिटरली है नहीं। पहले जो लोग ऋषि मुनि थे उनके अलावा भी उनका खाने का स्टाइल ऐसा था कि लाइटनिंग ये सब नहीं था। 6 बजे 7 बजे लोग खाना खा के सो जाते थे, फिर सवेरे वो 14 घंटे की 16 घंटे की फास्टिंग ऑटोमेटिकली होती थी। 6-7 बजे लोग खा के सो जाते थे, सवेरे 5-6 बजे के बाद, 8 बजे के बाद जो भी। तो लगातार खाने से क्या होता है कि जितना एनर्जी चाहिए उससे ज़्यादा आज हमारे शरीर में एनर्जी रहता है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, सब लोग जानते हैं। अब ये एनर्जी कहाँ जाएगा, ये हमारे सेल्स में एक्यूमुलेट होते रहता है 10 साल 15 साल में, और वो फिर एक्यूमुलेट होते जाता है। तो ये फ्री रेडिकल्स, फिर टूटे हुए सेल्स। जब हम फास्टिंग के फेज में जाते हैं तो शरीर को तो एनर्जी चाहिए, जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, ब्रेन को, लीवर को, किडनी को, शरीर के सारे ऑर्गन्स को। कुछ ऑर्गन्स एनर्जी लेवल कम कर सकता है, बट बाकी ऑर्गन्स को एनर्जी चाहिए। तो जो डैमेज्ड पार्टिकल्स थे, जैसे हम दीपावली में अपना घर साफ करते हैं, जितने भी कचरा था जो 20 साल 30 साल से खाते खाते हम एक्यूमुलेट करते थे, उस फास्टिंग के फेज में शरीर इसको डाइजेस्ट करता है और उसको क्लीन करता है। तो जितने भी डैमेज्ड पार्टिकल, जिसको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, रिएक्टिव ऑक्सीजन केमिकल्स बोलते हैं, या बहुत सारे ऑक्सीडेंट पार्टिकल्स होते हैं, उसको शरीर क्लीन करता है अपने सेल्स से। तो शरीर अपने ही शरीर के अंदर के जो कचरा है उसको खाता है, उसको ऑटोफेगी बोलते हैं। और इस तरह से बहुत डैमेज्ड पार्टिकल से शरीर बचता है। तो ये भी एक कैंसर होने का, ज़्यादा खाना, लगातार खाना, दिन भर खाते रहना, 30 साल 4, ये आपको कोई बताएगा नहीं अभी जी। अभी तक आपके बहुत सारे इंटरव्यू हुए होंगे, कोई नहीं बताया होगा जी। अच्छा, आपसे एक बात तो जानना 30 साल चाहूंगी। 40 साल डाउन द लाइन में ये कैंसर का, और जिस बंदे ने 2016 में नोबेल प्राइज लिया, तो आज सारा वेस्टर्न वर्ल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ भाग रहा है। ये केवल कैंसर ही नहीं, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज, बहुत सारे सबको रोकने में। तो इसमें खर्चा तो कुछ नहीं हो रहा है, इनफैक्ट पैसा बच रहा है, बिल्कुल प्लान रूप में काम। जी, बड़े पते की बात आपने बताई डॉक्टर साहब। इसीलिए आपसे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जैसा आपने बताया कि जो आज की जीवन शैली है, जिस तरीके से हम जी रहे हैं, दैनिक दिनचर्या हमारी बिल्कुल ही उलट पलट होती है। कभी हम कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, और एक फ़िक्स रूटीन में हम नहीं जा रहे। आपसे जानना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिसका अगर हम ध्यान रखें, ख्याल रखें, तो हम अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं और कैंसर के जोखिम को कम कर सकते हैं। जानना चाहूँगी आपसे। इम्पोर्टेंस वाइज मैं बताता हूँ, तंबाकू का सेवन एकदम नहीं, नो बिग नो। खान पान में मैंने जैसा बताया कि शुद्ध सात्विक भोजन हो। आप जितने भी रंगीन फ्रूट्स हैं, आप बाज़ार में जाइए तो जो रंगीन फ्रूट्स हैं, जो रंगीन वेजिटेबल्स हैं, उसका सेवन करें, उसमें कैंसर रोग तत्व हैं। खाना उचित मात्रा में खाएं, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग करें। टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग टर्म है, साइंटिफिक टर्म है, जिसको कैलोरी रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। कैलोरी काउंटिंग नहीं होता है, हम डॉक्टर हैं, हम भी नहीं कर पाते हैं 2000 कैलोरी, वो कभी पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन आप टाइम को अपने रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि हमने अगर अपन को पहला
जो नाश्ता है मेरे को अगर 10 बजे शुरू करना है और रात का खाना 7 बजे खा लेना है, तो ये एक टाइम रिस्ट्रिक्टेड फेज में जाना चाहिए, जो वेस्टर्न वर्ल्ड अभी काफ़ी फॉलो कर रहा है और 5 साल 10 साल बाद इधर भी पॉपुलर हो जाएगा। उसको TRE बोलते हैं, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग के फेज में होना चाहिए। सवेरे अगर या नाश्ता आप शुरू करते हैं तो शाम को 5-6 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। ये एक लेटेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि कैंसर के इंसिडेंस को आने वाले समय में बहुत कम कर सकता है। क्या खाएं वो ज़रूरी है, कब खाएं वो उतना ही ज़रूरी है। ये लेटेस्ट कंसेप्ट है, ये आपको, हमको और मेरे दर्शकों को सबको जानना चाहिए। टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, इस पे बहुत ही एक लैंडमार्क स्टडी रिसर्च इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट डॉक्टर सचिन पांडा ने USA में, उनका साल्क इंस्टीट्यूट है, उन्होंने किया है। इसके अलावा हमारे यहाँ हेपेटाइटिस B और C बहुत कॉमन है, बिहार में बहुत कॉमन है। तो हेपेटाइटिस B और C से लोग सोचते हैं कि लीवर खराब होगा, लीवर का कैंसर होगा। उसके अलावा आपको महिलाओं में जो सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है। तो अपने बच्चियों को जो 12-13 साल की उम्र की हो गई है, उनको ये टीका दिलवा देना चाहिए। सिंपल सी टीका है, 2 से 3 डोज का आता है, 2 कंपनी का है और सस्ती टीका है। और 98% सर्वाइकल कैंसर उनको जब 30 साल, 40 साल, 50 साल के होंगे तो उनको नहीं होगा। 12 से 14 साल की बच्चियों को इसलिए बता रहा हूँ कि उसका जो इन्फेक्शन होता है वो पुरुषों से जाता है। तो सेक्सुअल लाइफ स्टार्ट होने से पहले, मीन शादी होने से पहले, ये टीका ले लेना चाहिए, अपने बच्चियों को हमें लगाना चाहिए। तो सर्वाइकल कैंसर। उसके अलावा फिजिकली एक्टिव, फिजिकली एक्टिव होने का मतलब है सिंपल सा चीज़ आप बोले, सिंपल सी, जैसे कि अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं, लिफ्ट है, लिफ्ट को कभी यूज ना करें। आप इतने बीमार नहीं है कि आपको लिफ्ट चाहिए, अगर आपको लिफ्ट चाहिए तो ऑफिस नहीं आना चाहिए, स्टेयर्स का यूज करें। कोशिश करें कि जब कहीं चल रहे हैं तो झटक के चले, कैजुअली नहीं, झटक के चले। किताब में लिखता है कि सप्ताह में 5 दिन 40 मिनट फिजिकली एक्टिव रहना है। आपको सीढ़ी पे चढ़ना है, भागना है, दौड़ना है, खेलना है, ये काफ़ी है। आपको मैराथन दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। पर डे 40 मिनट, सप्ताह में 5/7, मतलब 5 दिन, 2 दिन रेस्ट लेना है, 5 दिन आपको भाग दौड़ करना है। उसके अलावा स्लीप, एडिक्वेट स्लीप लें और स्ट्रेस को कम करें। जो आपका हॉबी है उसमें आप खुद को इन्वॉल्व रखें। तो ये बेसिक 5-6 चीज़ हैं। तंबाकू का सेवन, शुद्ध खान पीन हो, रंगीन जो भी आप खा रहे हैं इट शुड बी कलरफुल और नेचुरल हो। डब्बा बंद चीज़ नहीं खाए। कुछ भी अगर डब्बा में बंद है, फ्रीज्ड है, वो प्रोसेस्ड है, उसमें कार्सिनोजेंस है। जो भी ले, मार्केट से ले, तुरंत का बनाया हुआ ताज़ा ले, डब्बा बंद जूस, डब्बा बंद कुछ भी नहीं, वो कुछ भी लिखे नो एडिटेड एडेड, मान के चलिए कि उससे कैंसर होगा। अभी नहीं, 30 साल 40 साल के बाद। सिंपल सा चीज़ है जो तेल में हम खाते हैं, एक बार तेल फ्राई हो गया उसको फेंक दे, दोबारा यूज ना करें। तो ये चीज़ है कि क्या खाना है ज़रूरी है, कब खाना है, ये आपको मैं नया टर्म बताया हूँ, कोई नहीं बताया होगा। TRE, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, कितने देर में आप खा रहे हैं। कैलोरी काउंटिंग नहीं होता है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं आज तक नहीं जानता हूँ कैसे काउंटिंग होता है 2400, लेकिन ये चीज़ हम काउंट कर सकते हैं कि कल 24 घंटे में हमने 8 घंटा खाया या 10 घंटा खाया। बिल्कुल, जनरली 16-18 रेशियो सबको फॉलो करना चाहिए। 8 घंटा खाना चाहिए, 16 घंटा फास्टिंग के फेज में जाना चाहिए। तो ये लेटेस्ट कंसेप्ट है, 10 साल बाद बहुत पॉपुलर हो जाएगा जी। फिजिकली एक्टिव रहना है, सब लोग जानते हैं। पेट के मोटापा को नहीं होने देना है। तो ये बेसिक ये चीज़ें हैं जिससे कि हम कैंसर के इंसिडेंस को बहुत कम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक। आपसे जानना चाहूँगी कि अगर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि खुदा न खास्ते कोई अगर ऐसा इंसान है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाता है, तो कौन से ऐसे प्राइमरी बेसिक लक्षण हैं जो उसके शरीर में जो बदलाव है वो आते हैं और कैसे वो जाने कि कब उसे डॉक्टर के पास जाना है, जानना चाहूँगी। कैंसर के जो बेसिक लक्षण होते हैं, मैं उसको बहुत ही सिंपल रूप में हर एक ऑर्गन के एक लक्षण को उठाऊंगा।
अदरवाइज शाम तक हो जाएगा, ये डिस्कशन ख़त्म नहीं होगा। ब्रेन ट्यूमर से शुरू करते हैं। तो हेडेक तो बहुत एक लेमन टर्म है, एक ऐसा हेडेक जो आपको लेट नाइट या भोर में नींद से उठा दे। याद कीजिए ज़िंदगी में ऐसा कभी आपको हेडेक नहीं हुआ होगा। जो जनरली सोने से हेडेक ठीक हो जाता है, लेकिन 3 बजे भोर में, 5 बजे भोर में अगर आप नींद से उठ गए हैं और सर दर्द कर रहा है तो ये ब्रेन ट्यूमर का लक्षण है। बाकी बहुत सारे लक्षण हैं, ये एक लक्षण याद रखिए। तंबाकू गुटखा खाने का हिस्ट्री है और मुंह में एक घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है, मुंह के कैंसर का लक्षण है। तंबाकू गुटखा खाने का हिस्ट्री नहीं है फिर भी मुंह में एक घाव है, तो ये मुंह के कैंसर का लक्षण है। उनसे एक चीज़ पूछते हैं कि दांत से बार बार गलफरा कटता है। बार बार अगर कोई नुकीला दांत से भी गलफरा कट रहा है हर 15 दिन, 20 दिन, महीने में, तो 3 साल 4 साल में वो फिर कैंसर हो जाएगा। आवाज़ में खसखसाहट, जिसको होर्सनेस ऑफ वॉइस इंग्लिश में बोलते हैं। 2 दिन का खसखसाहट वायरल फीवर से होगा, और पिछले 5 साल से है तो कोई टीचर है पढ़ा रहा है, उसको रेगुलर, या कोई एंकर है बोल रहा है तो उसका वो नेचुरल वॉइस हो जाता है। लेकिन नॉर्मल होर्सनेस ऑफ वॉइस 3-4 महीने में डेवलप हुआ है, बीड़ी सिगरेट स्मोकर है, तो वो ये वॉइस बॉक्स जिसको वोकल कॉर्ड लैरिंग्स बोलते हैं उसका कैंसर हो सकता है, या फेफड़े का कैंसर जो एक नर्व होता है उसको डैमेज होने से हो सकता है, फेफड़े के कैंसर का लास्ट स्टेज का होर्सनेस ऑफ वॉइस। उसके अलावा फेफड़े में पानी आना, और टीबी का दवाई महीना भर खा लिया है नहीं ठीक हो रहा है, बलगम के साथ खून आना फेफड़े के कैंसर का लक्षण हो सकता है। फेफड़े के कैंसर के मरीज शुरुआती स्टेज में टीबी का दवाई 2 महीना 3 महीना तक खाते खाते जब तक चौथी स्टेज में नहीं जाता है वो नहीं पहुंचते हैं। पेट के कैंसर का कोई वैसा लक्षण नहीं होता है, लेकिन वजन कमना, भूख नहीं लगना, खाना खाते ही पेट भरा भरा लगना, ये पेट के कैंसर का लक्षण हो सकता है शुरुआती दौर में। गॉल ब्लैडर कैंसर का शुरुआती दौर में लक्षण जनरली नहीं होता है। अगर आपको हमारे कंटेक्स्ट में, बिहार के कंटेक्स्ट में गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन है तो उसको हटा लेना चाहिए प्लांट रूप में। गॉल ब्लैडर का कैंसर का लक्षण जॉन्डिस होता है, पेट में पानी आना, जनरली ये एडवांस स्टेज में होता है, पेन एब्डोमेन होना, ये एडवांस स्टेज में आता है। लीवर में कोई गांठ है, हेपेटाइटिस बी और सी आपका पॉजिटिव है पहले से, तो ये लीवर कैंसर का लक्षण हो सकता है। आंतों के कैंसर के मरीज, और इसके ऊपर खाने की नली है, खाने की नली के कैंसर में मरीज बोलेगा कि दूध पानी पी लेते हैं, जूस पी लेते हैं, लेकिन भात दाल नहीं खा पाते हैं, रोटी नहीं खा पाते हैं। बच्चे लोग ज़बरदस्ती खिला देते हैं तो जो 3 दिन पहले खाना खाया रहता है वो उल्टी कर देते हैं। बच्चे लोग ज़बरदस्ती की मीन्स 50 साल के ऊपर में ये कैंसर होता है। खाने की नली गांठ होने के कारण पानी, दूध तो रिस्क के नीचे चला जाता है, लेकिन जो चावल, दाल या जो भी सब्जी खाए रहते हैं ये इधर ही स्टोर होते रहता है, और अल्टीमेटली 3 दिन बाद वो सारा खाना बाहर निकालते हैं जो 3 दिन पहले खाए रहते हैं। इसके बाद आंतों के कैंसर के लक्षण में 50-55 साल का आदमी हीमोग्लोबिन 5 ग्राम लेके घूम रहा है पिछले 3-4 महीने से, 6 महीने से, बट उसको समझ नहीं पा रहा है। ये आंतों के कैंसर में भी हीमोग्लोबिन कमता है, क्योंकि आंतों के कैंसर में खून धीरे धीरे रिश्ता है। नॉर्मल स्टूल का जांच करा ले, 100-150 का स्टूल फॉर अकल्ट ब्लड बोलते हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो आंतों के कैंसर का जांच करा लेना चाहिए। उसके अलावा और बुजुर्गों में एक ऐसा कब्जियत जो ज़िंदगी में कभी हमें कब्जियत हुआ ही नहीं था, ये याद नहीं है, तो ये आंतों के लेफ्ट साइड के आंत का कैंसर का लक्षण होगा, न्यू ऑनसेट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अभी अगर महिलाओं में आए, बहनों में आए, माताओं में आए, तो ब्रेस्ट में गांठ है और वो गांठ दर्द रहित गांठ है। मेरे लाइन को, एक एक लाइन को ध्यान से सुनिए। छाती में दर्द रहित गांठ 40 साल के उम्र के बाद माताओं और बहनों में कैंसर होता है और कुछ नहीं होता है। 40 साल के उम्र के नीचे वो कैंसर नहीं भी हो सकता है, नॉर्मल हार्मोनल चेंजेस के कारण, फाइब्रोएडिनोमा, फाइब्रोएडिनोसिस। क्लिनिक में कोई माता आती है, बोलती है कि बेटा नहाते वक्त गिल्टी देख रहे हैं, 6 महीना से दर्द नहीं कर रहा है। 40-50 साल की उम्र के बाद ब्रेस्ट में दर्द रहित पेनलेस लंप इन द ब्रेस्ट
इज कैंसर अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। दुख की बात है कि दर्द नहीं होता है तो लेट से पेशेंट्स आते हैं। अगर दर्द हो रहा है किसी गांठ में तो वो इन्फेक्शन है, ब्रेस्ट के ग्लैंड्स, ग्लैक्टोसेल्स, मैस्टाइटिस है, ब्रेस्ट के ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हो गया है, वो कैंसर नहीं है। और उसमें तो लोग दूसरे दिन डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द नहीं करता है। तो ये कॉमन सेंस है, हम नेग्लेक्ट करते हैं, ह्यूमन सेंस है, नेग्लेक्ट करते हैं कि दर्द नहीं हो रहा है, नॉर्मल होगा जी। तो ये कैंसर है। और इसके अलावा ब्लड कैंसर का लक्षण टीबी जैसा होता है, शाम को बुखार आना, वजन कमना, कमजोरी होना, नॉर्मल सीबीसी 200 का जांच कराए तो हीमोग्लोबिन कम होगा, प्लेटलेट कम होगा, डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा या बहुत कम। पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर का लक्षण उसी तरह होता है कि पेशाब में दिक्कत के अलावा पीएसए बढ़ा रहेगा, कमर में दर्द हो सकता है। महिलाओं में गर्भाशय के कैंसर का लक्षण होगा पोस्ट क्वाइटल स्पॉटिंग, पहला स्टेज, संभोग के बाद या महीना के अलावा एक एक बूंद खून आना, ये सर्वाइकल कैंसर का इनिशियल लक्षण हो सकता है। ओवरी कैंसर में अर्ली सटाइटी, 2 वर्ड बोले, लॉस ऑफ अर्ली सटाइटी, 2 रोटी खाने के बाद ही लगेगा कि पेट अब भरा भरा है, तो ये महिलाओं में ओवेरियन कैंसर का लक्षण हो सकता है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है हमारे पास, तो चलते चलते क्या चंद शब्दों में टिप्स देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, आप आज के दिवस खास से जुड़ी हुई और कैंसर से जुड़ी? हम अपने दर्शकों को यही बताना चाहेंगे कि कैंसर में जागरूकता की कमी है हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रांत में। अगर हम लोग जागरूक हो जाएं तो हमारे यहाँ भी कैंसर एक पूर्णतः इलाज वाली बीमारी होगी। अगर पहली स्टेज या दूसरी स्टेज में कैंसर को पकड़ लें तो नियरली 80% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। और यही रीज़न है कि अमेरिका, इंग्लैंड में 80% ऑफ द पेशेंट पहले दूसरे स्टेज में पकड़े जाते हैं तो उनका 80% ऑफ द कैंसर ठीक हो जाता है। दुख की बात है कि हमारे यहाँ 20% पेशेंट ही पहले दूसरे स्टेज में आते हैं जहाँ हम क्योर बोल पाते हैं। तीसरे चौथे स्टेज में हमारे 80% पेशेंट आते हैं जहां क्योर पॉसिबल नहीं होता है, 20% ही ऐसे पेशेंट्स को हम क्योर कर पाते हैं। तो हमें अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए और ऐसे वर्ल्ड कैंसर डे, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे और बाकी ऐसे डिफरेंट मॉडलिटीज से अवेयरनेस फैलाना चाहिए स्कूल, कॉलेजेज और डिफरेंट फोरम्स में आप लोग के थ्रू, ताकि हमारे पेशेंट्स भी जागरूक रहें और अर्ली स्टेज में कैंसर्स को पकड़ पाएँ। एंड वी शुड ऑल ऑप्ट फॉर अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, ताकि हम अपने कैंसर को क्योर ही नहीं कर पाएँ, कंट्रोल भी कर पाएँ, इंसिडेंस कम कर पाएँ। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप आज हमारे कार्यक्रम में आए और आपने आज के दिवस खास यानी कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस को लेकर वाकई हमारी बातचीत के माध्यम से बहुत जागरूकता हमने फैलाने की आपने कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के विशेष मेहमान डॉक्टर अरविंद कुमार, जिन्होंने कैंसर को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें और बहुत सारे ऐसे मिथक हैं जो आपके सामने रखे हैं, जिन्हें क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए, ये तमाम बातें। तो आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा आपसे जानना चाहूँगी और इसके लिए आपको नोट करना होगा हमारा पता। तो फटाफट उठाइए कॉपी और कलम और नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director.dd के patna@gmail.com। तो अपने